हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बोया पेड़ बबूल का। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुधा बहुत ही खुश है। घर में खुशी का माहौल है। सब उसकी बेटी नमिता के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमिता का जन्मदिन जो है, अचानक से कार आकर रुकी, तभी सबने बत्ती बुझा दी और दरवाजे पर दस्तक होते ही सुधा ने दरवाजा खोला, लाइट जलाई। फिर सबने कहा सरप्राइज। पर दरवाजे पर नमिता के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था। फिर अचानक से उस व्यक्ति को चक्कर आ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब नमिता के बड़े भाई हितेश ने उसे बेडरूम में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। तभी नमिता ने कहा, ये गिरीश जी हैं और ये मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये अस्पताल में भर्ती थे। इनके घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। आप सब परेशान मत हो, 1-2 दिन में ये चले जाएंगे। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गए हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। फिर डॉक्टर नींद का इंजेक्शन देकर चला गया। कमरे से बाहर आते ही नमिता किसी सोच में डूब जाती है। नमिता को देख सुधा कहती है, आज भी तो वही सब सोच रही है ना नमिता। तब सुधा की माँ ने कहा, सुधा आज नमिता को सब सच बता ही दे। नमिता ने आश्चर्य से अपनी नानी की तरफ देखा और कहा, कैसा सच माँ। तभी हितेश ने कहा, माँ कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा, तो आज ही बता दो। सुधा ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, नमिता तू जानना चाहती थी ना। कई बार तूने मुझसे एक सवाल किया कि हम नाना नानी के पास यहाँ क्यों रहते हैं और तेरे पापा कहाँ हैं। आज तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी तुझे। सुधा ने अपने अतीत के पन्ने पलटना शुरू किए। बात 25 साल पहले की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी ही की थी नमिता कि माँ पिताजी ने मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। मेरा मन नहीं था, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरे बाद 2 बहन और एक भाई था जिनकी जिम्मेदारी माँ पिताजी के कंधों पर थी। इसलिए सोचा कि शादी के बाद पढ़ाई कर लूंगी। फिर जैसा शादी हर लड़की का सपना होता है, मैंने भी अपनी शादी के बहुत सुंदर सपने सजाए, पर मेरे सारे सपने शादी के बाद पहली रात को ही सारे सपने टूट गए। तुम्हारे पिता एक शराबी जो थे, ये बात तुम्हारे दादा दादी ने हम सबसे छुपाई थी। ये जानकर मैं बहुत दुखी हो गई। सोचा माँ बाबूजी को सब बता दूं, पर मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन पर और भी जिम्मेदारियां थी। मैं बस जैसे तैसे दिन काट रही थी। तुम्हारे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, काम भी अच्छा करते थे, पर बस उनकी संगत अच्छी नहीं थी। घर में मेरे सास ससुर थे। सास थोड़ी कड़क मिजाज की थी। उन्हें अपनी बेटी को छोड़कर दुनिया में कोई बेटी अच्छी नहीं लगती। ससुर जी अच्छे थे। ससुराल में बस मेरे ससुर जी ही मुझे समझते थे। वो इस बारिश में मेरे लिए एक छतरी के समान थे। मेरा बहुत ध्यान भी रखते थे। ख्याल रखते भी क्यों ना, मैं दिन रात सबके मन से सेवा जो करती, पर उनका खुद का बेटा और बेटी जब पैसों की जरूरत होती तभी खैरियत पूछने आते। शादी के कुछ दिनों बाद तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि अब वो प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते। वो अब अपना खुद का कपड़ों का व्यापार करना चाहते थे। उनके पास पैसे थे, पर 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम अपने बाबूजी से लेकर आओ। इस पर मैंने कहा कि मेरे पिताजी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। इस पर तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत मारा और कहा कि जाओ मेरे पिता से ही मांग लाओ, क्योंकि मैं मांगूंगा तो वो मुझे नहीं देंगे। न चाहते हुए भी मैंने अपने ससुर जी से पैसे मांगे,
और उन्होंने दे भी दिए। तुम्हारे पिता ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो पैसा मांगते तो ससुर जी पैसे नहीं देते। अब वो जब भी पैसा चाहिए होता मुझे ही मांगने भेजते और मेरे मना करने पर मुझे मारते। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। बस मैं बस इस 1 साल में 2 ही बार मायके गई थी। बस वो ही कुछ दिन मेरे लिए सुकून के होते थे। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी वीरान पड़ी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगी। शायद तुम्हारे पिता अब कुछ बदल जाए। अब तुम्हारे पिता मेरी थोड़ी परवाह करने लगे थे। सासू माँ और ससुर जी पोते का मुंह देखने को बेकरार थे। सासू माँ दिन रात पूजा पाठ करती, पोता होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती और उनकी प्रार्थना सफल हुई। तुम्हारे भाई हितेश का जन्म हुआ। सब ठीक चल रहा था। तुम्हारे पिता ने भी अपना व्यापार शुरू कर दिया था। अब वो बहुत ही कम घर आते, अधिकतर बाहर ही रहते। पूछने पर कहते कि व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, पर वो हितेश को बड़ा प्यार करते। देखते देखते 3 साल गुजर गए। हितेश स्कूल जाने लगा था। ससुर जी मेरा और हितेश का बहुत ध्यान रखते, पर एक दिन ससुर जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर उन्हें बचा ना सके। ससुर जी हम दोनों माँ बेटे के लिए दुखों की बारिश में छतरी के समान थे, पर अब वो छतरी भी टूट गई थी। समय बस बीत रहा था। ससुर जी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। ससुर जी के जाने के बाद अब तुम्हारे पापा मुझ पर मेरे बाबूजी से पैसे मांगने के लिए दबाव बनाते। मेरे विरोध करने पर मुझे मारते। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। फिर मुझे पता चला कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरी और हितेश हम दोनों की जिंदगी पहले ही अच्छी नहीं चल रही थी। मैं एक और जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, पर मैं उस नन्ही सी जान को मारना भी नहीं चाहती थी। तुम्हारे पापा और दादी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि फिर से बेटा होगा, पर इस बार बेटी हुई। तुम्हारे पापा और दादी दोनों ही खुश नहीं थे। ना तो तुम्हारी तरफ देखते और ना ही तुम्हारा ध्यान रखते। अब तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा शराब पीते और बहुत कम ही घर आते। जब भी आते तो बहुत मारा पीटी करते। इन सब का असर हितेश पर पड़ रहा था, क्योंकि वो अब सब समझने लगा था। एक दिन तुम्हारे पिता शराब के नशे में तुम्हें मारने लगे। 5 महीने की छोटी बच्ची को कोई इस कदर कैसे मार सकता है। उस दिन मेरा स्वाभिमान जाग गया। मैंने फैसला किया कि मैं अब ये सब सहन नहीं करूंगी। और इसी बीच मेरी बहन की शादी थी, इसलिए मैंने सोचा शादी हो जाए फिर मैं मायके चली जाऊंगी। इस बार 15 दिन हो गए, पर तुम्हारे पिता घर नहीं आए। ससुर जी की पेंशन से घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, पर अब मुसीबतों का आना अभी भी बाकी था। इसी बीच सासू माँ की तबीयत खराब हो गई और उनको मैंने अस्पताल में भर्ती कराया, पर 2 दिन बाद ही वो चल बसी। मैं अपनी बहन की शादी में भी ना जा सकी। इसी बीच तुम्हारे पिता घर भी आ गए, पर वो इस बार अकेले नहीं, उनके साथ एक रीना नाम की लड़की भी थी, जो उनके साथ व्यापार में हाथ बटाती थी। वो लड़की अब हमारे घर में ही रहने लगी थी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और ये बात तुम्हारे पिता को बताई। पर मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे रोक लेंगे, पर उन्होंने मुझे रोका तक नहीं। 8 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म हो गया। मैं अब माँ बाबूजी के साथ रहने लगी। दोनों बहनों की शादी के और भाई के दूसरे शहर में अच्छी नौकरी लगने के बाद माँ पिताजी भी अकेले हो गए थे, तो मेरा साथ भी उन्हें मिल गया। वो तुम दोनों के साथ बहुत खुश थे। उन्हें मेरे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर मैंने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक स्कूल में नौकरी भी कर ली। बाबूजी भी पेंशन में से कुछ तुम दोनों की पढ़ाई पर खर्च कर देते और भाई भी मदद कर देता। मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस तुम दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर
अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। माँ, बाबूजी, भाई सब ने मेरा बहुत साथ दिया और ये सब उसी का नतीजा है। आज हितेश और तुम एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। जानना चाहती हो तुम्हारे पिता कौन है? मिलना चाहोगी उनसे? सुधा नमिता को लेकर अंदर जाती है। पलंग पर सोए हुए उस आदमी की तरफ देखकर कहती है, ये आदमी और कोई नहीं, तुम्हारे पिता गिरीश हैं। तुम जब 7 महीने की थी ना नमिता, तभी मैंने घर छोड़ दिया था और इस आदमी की कोई भी याद अपने पास नहीं रखी, इसलिए तुमने इन्हें कभी देखा ही नहीं। नमिता बहुत हैरान थी। आज उसके पास उसके सारे सवालों के जवाब थे जो वो बचपन से पूछती आ रही थी। पूरी रात सबने बेचैनी से बिताई। फिर जब गिरीश को होश आया तो उसने देखा कि सामने सुधा और उसके बाबूजी बैठे हैं। गिरीश के होश में आते ही सुधा के पिता ने कहा, चले जाओ यहाँ से गिरीश। गिरीश ने सुधा की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो सुधा, मैं उस समय भटक गया था, मैं अब बदल गया हूँ, मुझ पर यकीन करो। और मेरी बेटी नमिता है, मुझे तो ये बात पता ही ना थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं और रीना साथ रहने लगी। फिर धीरे धीरे मेरी गलत संगतों के कारण मुझे बिजनेस में घाटा होने लगा। मैंने बहुत से लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए चुकाने का कोई रास्ता न था। मैंने वो घर बेच दिया और किराए के घर में रहने लगा। पैसे खत्म होने लगे थे। रीना भी साथ छोड़ चली गई और उन सभी लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया जो मेरे दोस्त बनकर आगे पीछे घूमते थे। इसी बीच मैं तुमसे मिलने 2-3 बार आया, पर तुम्हारे बाबूजी और भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया और कहा, अब यहाँ कभी मत आना। वो अपनी जिंदगी में तुम्हें भूल आगे बढ़ गए हैं गिरीश। फिर जीवन गुजारने के लिए मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया। नौकरी मिलना तो मुश्किल था। जहाँ सभी लोग युवाओं को मौका देते हैं, वहां बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली जहां मेरी मुलाकात नमिता से हुई। पता नहीं, शुरू से ही नमिता को देख एक अपनापन सा लगता। उसके बारे में जानना भी चाहा, पर जान न पाया और अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और नमिता मुझे यहाँ ले आई। मैं फिर से तुम्हारे और बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ सुधा, मुझे माफ कर दो सुधा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। सुधा ने कहा, गिरीश, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 8 साल दिए, सिर्फ ये सोचकर कभी तो तुम बदलोगे, पर तुम ना बदले। आज मैं और बच्चे अपनी दुनिया में खुश हैं। हम सबने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है गिरीश, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम फिर उस राह पर चले गए तो अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए चले जाओ यहाँ से गिरीश। ये कहकर सुधा कमरे से बाहर चली गई। तभी सुधा के बाबूजी ने कहा, गिरीश, एक बात सुनते जाओ, तुमने बोया ही बबूल का पेड़ है और तुम आम पाने की उम्मीद कर रहे हो। मेरी बेटी के फैसले से मैं बहुत सहमत और खुश हूं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गिरीश की आंखें नम थी। अपने लड़खड़ाते कदम से गिरीश बाहर आ जाता है। वो हितेश और नमिता दोनों की तरफ देखता है। नमिता गिरीश के पास जाने के लिए कदम बढ़ाती है, पर हितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। सुधा और हितेश के दिल में गिरीश के लिए अब कोई प्यार बाकी नहीं रहा, पर नमिता गिरीश से रोज ऑफिस में मिलती है। दोनों कुछ समय साथ भी बिताते हैं। गिरीश के दिल में एक उम्मीद है, शायद नमिता की तरह एक दिन सुधा और हितेश भी मुझसे बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।